ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी आप खुद में वो बदलाव बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। कोरोना काल में जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अगर हमने समय रहते इन बदलावों को नहीं अपनाया तो हम कोरोना की इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। जी हाँ श्रोताओं, आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और चर्चा के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स हेल्थ केयर के कार्डियोलॉजी विभाग के ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर को भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर @AIR न्यूज पर #AskAIR पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। श्रोताओं, जब तक डॉक्टर बलबीर से हम संपर्क कर रहे हैं, कुछ खबरें आपको कोरोना से जुड़ी बताते हैं। भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के हिसाब से अगर स्वस्थ होने की बात हम करें तो दुनिया में भारत शीर्ष पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत कुल वैश्विक अनुपात में 19% है। मंत्रालय के अनुसार 43,96,000 से अधिक कोविड मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका में स्वस्थ होने की दर 18.70, ब्राजील में 16.90 और रूस में 4% है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 80.12% तक पहुंच गई है। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। लगातार स्वस्थ होने की दर बढ़ने से ये सुनिश्चित हो गया है कि देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल 18.28% जो संख्या है वो है। और भारत में कोविड-19 संक्रमितों की अगर हम टोटल नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये 54 लाख को पार कर गई है और एक दिन में 86,961 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं और वर्तमान में देश में संक्रमितों की संख्या 10 लाख से अधिक है। और इस बीच डॉक्टर बलबीर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बलबीर, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। हेलो जी डॉक्टर बलबीर, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर बलबीर, अगर हम देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर एक नजर डालें तो भारत कोविड रोगियों के स्वस्थ होने के हिसाब से दुनिया में शीर्ष स्थान पर है और स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत जो है वो कुल वैश्विक अनुपात में 19 है। मंत्रालय के अनुसार 43,96,000 से अधिक कोविड मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और दूसरे देशों की तुलना में भी हमारा जो रिकवरी रेट है वो सबसे बेहतर है। फिर भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपकी नजर में क्या कारण है? तो अगर हम देखें, ये रिकवरी रेट इंडिया की हाई है, बहुत अच्छी है और डेथ्स भी कम है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दो चीज करेक्ट है। लेकिन ऐसी चीज क्यों है? क्या वायरस चेंज हो गया है? क्या हमने कुछ ऐसा अच्छा कर दिया जिसकी वजह से कम हो गया? उसके 2-3 रीजन बिल्कुल सिंपल है। हमारी यंगर पॉपुलेशन ज्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज में ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ओल्डर पॉपुलेशन में ज्यादा रिस्क है डेथ का या रिकवरी लो होने का। तो एक मेजर रीजन ये। सेकंड रीजन है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नई दवाइयां आई, नई दवाइयां काफी कुछ इफेक्टिव भी हैं
और हमें कुछ नए तरीके मिले जहां हम मरीज को ठीक कर पाए, तो उससे भी हमें हेल्प मिली। जब शुरू में ये अमेरिका में आई या इटली में आई, तब कुछ भी नहीं पता था इस बीमारी के बारे में, तो अब हम काफी जानकार हैं। मैं ये नहीं कहता कि दवाई मिल गई है और मैजिक बुलेट हमारे हाथ में है कि हम अब इसको वायरस को किल कर सकते हैं, ऐसी चीज नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमें कुछ तरीके मिल गए हैं, हमें कुछ दवाइयां मिल गई हैं जो कि हेल्पफुल हैं। कुछ डेटा आ गया है स्टीरॉइड्स पे, फैविपिराविर पे, रेमडेसिविर पे, जिसने हमें बताया कि मरीज कैसे रिकवर कर सकता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो शायद करेक्ट है कि नहीं है, मैं नहीं जानता करेक्ट है, बट पार्शियल इम्यूनिटी आ जाती है। जब हम घूमते हैं इधर उधर, लोग कांटेक्ट होते हैं, तो थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ जाती है बॉडी में, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एंटीबॉडी स्टडीज हुए हैं दिल्ली में कि 25% ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उनको पता नहीं चला। तो अगर एक बार इन्फेक्ट हो जाता है, पार्शियल इम्यूनिटी आ जाती है, तो वायरस से रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। तो ये कुछ कारण है जिससे रिकवरी रेट हमारे देश में बहुत ज्यादा है। जी। और डॉक्टर बलबीर, आपका कार्डियोलॉजी में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव रहा है। हमारे देश में डायबिटीज और कार्डियक मरीज काफी तादाद में हैं। ऐसे में इन पेशेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो मैं इस समय जो समझता हूँ, पॉपुलेशन जो हाईएस्ट रिस्क पे है वो डायबिटिक्स है, हार्ट पेशेंट्स है और ओल्डर पेशेंट्स हैं। 3 ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल हाई रिस्क पे हैं। तो मैं जब तक वैक्सीन नहीं आती, उनको एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप बिल्कुल कोशिश करें। काम करना जरूरी है, सबको बाहर जाना भी पड़ेगा काम करने के लिए, नहीं तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आपका घर रोजगार नहीं चलेगा। तो मास्क एक वैक्सीन है आपके पास, हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश एक वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन नहीं आती उसको पूरी तरह से यूज करिए। मैं बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ लोगों के मास्क गले पे लटके हुए हैं, और मास्क तो लगा हुआ है लेकिन गले पे मास्क। तो समझना बहुत जरूरी है कि ये वायरस अटैक कैसे करता है। ये ऐसा चोर है जो घर के ऊपर के दरवाजे से आता है। घर का ऊपर का दरवाजा क्या है? नाक, गला, आंखें, ये ऊपर के दरवाजे से घुसता है और फिर अंदर जाके पूरे घर को तबाह कर देता है। तो अगर हम घर के ऊपर के दरवाजे बंद रखें तो इसको चांस ना मिले घुसने का। तो मैं कहता हूं कि एक मास्क बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है, बहुत इफेक्टिव, इसको यूज करना आना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर बलबीर बता रहे हैं श्रोताओं की, मास्क जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क ही अपने आप में एक वैक्सीन है। और अगर आप मास्क का उपयोग करेंगे तो आपको इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज रहेंगे। डॉक्टर बलबीर, अगर हम कोरोना संक्रमण के मरीजों को देखें तो इस वायरस का असर अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ता है। किसी मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हम देखते हैं अचानक कम हो जाता है, वहीं उसी परिवार के दूसरे सदस्य अगर संक्रमित हैं तो सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। क्या कारण है कि इतना जो वायरस का बिहेवियर है वो हर व्यक्ति में अलग अलग आता है? तो इस वैक्सीन में समझना बड़ा मुश्किल है। इतना अजीब वैक्सीन है, वायरस है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये वायरस में इतने साइंटिस्ट, इतने डॉक्टर्स, WHO सबको गलत प्रूव कर दिया है। कोई एक स्टेटमेंट देता है, उसका उल्टा निकलता है। और हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि एक आदमी है, उसको वायरस इन्फेक्शन हुआ, उसका पॉजिटिव आया टेस्ट और उसको पता भी नहीं चला, खत्म, उसको बिना कोई सिम्टम्स के खत्म। दूसरा है वो बेचारा वेंटिलेटर पे जाता है। और तीसरा है जो आराम से घर पे बैठा है, जिसका सैचुरेशन एकदम ठीक है, सडनली 1 घंटे में सैचुरेशन ड्रॉप हुआ और डेथ हो गई। उसको हम कहते हैं हैप्पी हाइपॉक्सिक सिंड्रोम। तो हमारे मायने में हमने कुछ गाइडलाइंस सोची हुई हैं कि कैसे किस मरीज को ज्यादा मुश्किल पड़ सकती है। एक तो है जिसको एज 75 से ज्यादा है, सबसे डिफिकल्ट ग्रुप। दूसरा जिसको डायबिटीज है, तीसरा जिसको हार्ट डिजीज है, चौथा जिसको ब्लड प्रेशर है। ये कोमॉर्बिडिटीज है, हाइपरटेंशन, CAD, डायबिटीज, ये कोमॉर्बिडिटीज है। इन पेशेंट्स को हम जनरली हॉस्पिटलाइज करते हैं। इनमें कुछ और टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि इनको ऑक्सीजन कितना देना है, कैसे देना है, इनको क्या एग्रेसिव मेडिकेशन दे सकते हैं ठीक करने के लिए। ये सब हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट देखते हैं। जी। और डॉक्टर बलबीर, अगर किसी को शुरुआती लक्षण हैं अगर कोरोना के, या उसे बुखार आ रहा है या ऐसा सांस फूलना, क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्षण है कोरोना का, सांस का फूलना? सांस का फूलना और सैचुरेशन कम होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो कि किसी हालत में इग्नोर नहीं चाहिए। खांसी आना और प्रोलॉन्ग खांसी आना, वो भी इंडिकेट करता है कि काफी इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो ये सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑक्सीजन देखने से या कुछ दवाइयां देने से, जो स्टीरॉइड्स हैं जैसा डेक्सामेथासोन स्टडी से आया, काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। तो इसीलिए रिकवरी रेट्स आए हैं, क्योंकि हम अब कोशिश करते हैं मरीजों को जल्दी ट्रीट कर पाएं और
ट्रीटमेंट से फायदा होता है। जी। और आजकल ऑक्सीमीटर का भी लोग काफी ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर काफी जागरूकता आ गई है। और अगर हम ऑक्सीमीटर का उपयोग करते हैं तो हमें उसे किस तरीके से करना चाहिए? तो ऑक्सीमीटर का प्रयोग तभी करना चाहिए अगर आपके सिम्टम्स हैं कोरोना के या फिर पॉजिटिव टेस्ट है। मैं इस समय एक और चीज बताना चाह रहा हूँ जी। मैंने कुछ फैमिलीज, पढ़ी लिखी फैमिलीज देखी हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में सिम्टम्स हुए और हमने टेस्ट नहीं कराया। मैंने क्यों नहीं कराया टेस्ट? टेस्ट तो कराना बहुत जरूरी है। कह रहे हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि बाहर आके वो एक रेड प्लेट लगा जाते हैं जी। तो फिर पूरे हमारे मोहल्ले में हमारे साथ कोई बात करने को तैयार नहीं होता और हमें बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है क्योंकि आप अपने आप पे रिस्क ले रहे हो। अगर आपको डिटेक्ट हो गया कि पॉजिटिव हो तो कम से कम अर्ली ट्रीटमेंट से आप बेनिफिट कर सकते हो। तो ऑक्सीमीटर उनके लिए है जिनका टेस्ट पॉजिटिव है या फिर जिनका सांस फूला है, क्योंकि जैसे ही सैचुरेशन डिप हुआ इसका मतलब आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। कितना सैचुरेशन डिप हो, अगर किसी का सैचुरेशन यंग है तो 93 से कम, ओल्डर है तो 90 से कम, इमीडिएट इंडिकेशन है एडमिशन की। जी। और डॉक्टर बलवीर, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं बिहार में माधीपुर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में दिलमोहन जी जुड़ चुके हैं। दिलमोहन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब नमस्कार जी सर। नमस्कार। बोल रहे थे सर, आजकल जो सर्दी खांसी होता है इसमें कोई डरने वाली कोई तो बात नहीं है सर। जी डॉक्टर बलबीर, यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक जैसे कि हम देखें कि मानसून के मौसम के बाद थोड़ा सा बारिश का भी मौसम है और जिस तरीके से एक आम फ्लू भी फैलता है और कोरोना में, तो दोनों में विभेद हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखो ऐसा है कि फ्लू और कोरोना में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, हम इसको कहते हैं फ्लू लाइक इलनेस, कि जैसे फ्लू है, लेकिन एवरी फ्लू लाइक इलनेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फॉर कोरोना और हर डे में टेस्ट करना चाहिए कोरोना के लिए। जी। और डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोगों में जो कोरोना के मरीज हैं जो स्वस्थ होकर वापस आ गए हैं, अक्सर उन लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या उन्हें दोबारा कोरोना का खतरा हो सकता है? क्या ऐसी कोई फाइंडिंग है कि किसी को दोबारा कोरोना हुआ हो देश में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। बट जैसे मैंने पहले कहा कि इस वायरस के बारे में हमको कुछ पता नहीं था जब शुरू हुआ, थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी तो होती है, अच्छी खासी इम्यूनिटी होती है। मेरे हिसाब से 4 महीने तो कहीं नहीं गए कि 4 महीने दोबारा होने का रिस्क बहुत कम है जी। और जनरली वायरल इलनेस में 1 साल की इम्यूनिटी मिल जाती है। तो इसमें भी फर्क हो इस वायरस का और दूसरे वायरस का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि सबकी प्रेडिक्शंस इसमें बहुत गलत निकली हैं। जी। जैसे हम हिंदुस्तान में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इतना सीवियर आएगा। हम सोच रहे थे शायद लॉकडाउन के बाद खत्म हो जाएगा जी। हम सोच रहे थे कि अक्टूबर तक तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा इसका, ये तो पीक भी नहीं हुआ अभी मुझे लगता है। तो हमारी प्रेडिक्शंस बहुत गलत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये वायरस का इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ऐसा इतना डरना भी नहीं चाहिए कि एक बार हो गया तो दोबारा फिर जल्दी हो सकता है। और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि हम समाचारों में देख रहे हैं, भी बहुत सारे राज्य लॉकडाउन दोबारा से उसे लगा रहे हैं, तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? लॉकडाउन से फायदा तो ये होता है कि ट्रांसमिशन बंद हो जाती है, लेकिन लॉकडाउन हमारे देश में बहुत ही मुश्किल स्टोरी है क्योंकि लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती है। और दूसरे स्लम एरियाज हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें आपने लॉकडाउन किया लेकिन वो पूरे स्लम में हो गया, फिर धीरे धीरे वो बाहर निकला, फिर जैसे ही आप लॉकडाउन खोलते हो तो फिर ट्रांसमिट होता है। तो मुझे कोई ग्रेट आइडिया नहीं लगता कि आप लॉकडाउन पे फिर लॉकडाउन करके इसको रोक पाओगे, नहीं रुकेगा ये। जी। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में रायबरेली का, जहां से बृजमोहन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर जी नमस्ते। जी जी, सवाल पूछिए ब्रिज। जी मैं डॉक्टर साहब से जानकारी चाहता हूँ कि जैसे कि पेट में जैसे हल्का हल्का दर्द होता है जी। जी, कहाँ पे दर्द होता है? पेट में जी, पेट में। और कुछ हल्की हल्की खांसी भी आ जाती है जी। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ क्या कोरोना जैसे लक्षण तो
नहीं है। जी डॉक्टर बलबीर, पेट में दर्द होना, छाती में दर्द होना, खांसी आना, क्या ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? अगर ये लंबे टाइम से है, यानी कि महीनों से आपको ऐसे हो रहे हैं सिम्टम्स, तो अनलाइकली है। लेकिन अगर ये अभी हुए हैं, रिसेंटली हुए हैं, खांसी आना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कोरोना का। पेट दर्द भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, तो ये हर ऑर्गन इफेक्ट करता है। तो अगर आपके सिम्टम्स पहले नहीं थे और अब शुरू हुए हैं, तो कोई डर नहीं है टेस्ट कराने में। तो मैं तो कहता हूं कि जितने टेस्ट हो उतना अच्छा। अगर आज की डेट में दिल्ली में टेस्ट होते हैं 60,000, 70,000 ऐसे टेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, तो अगर 8 से 10% पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर ये 3 से 4% पॉजिटिव आए, यानी कि आप लाखों में टेस्ट करो 3 से 4% पॉजिटिव आए, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। तो जितने टेस्ट हो उतना कम। जी, और डॉक्टर बलबीर, इस समय बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे हैं जिनको कोरोना हुआ है और वो होम आइसोलेशन में हैं। तो होम आइसोलेशन को लेकर आप क्या जानकारी देंगे, किस तरीके से उन्हें रहना चाहिए? तो होम आइसोलेशन उनको रिकमेंड किया जाता है जैसे यंग पेशेंट है, जिसको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, उसको सांस नहीं फूल रहा, उसको एज ज्यादा नहीं है। सो ऐसे पेशेंट्स को होम आइसोलेशन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लेकिन होम आइसोलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे किया जाए। तो जिसको आप आइसोलेट करते हो उसको बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। कोई सामान वगैरह टच करना है तो ग्लव से टच करना है, कंप्लीटली मास्क रहना है, किसी को 6 फुट के पास नहीं आना किसी को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जी। और जो उसको खाना वाना देते हैं उसके डोर के बाहर खाना रखेंगे, डिस्पोजेबल प्लेट्स में उसको फेंक देना है उसके बाद। तो ये सब छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जो बहुत हेल्प करती है। हैंड वॉश, जिसको कोरोना हुआ है उसको खूब हैंड वॉश करना है, किसी को टच नहीं करना, कोई अपने कमरे से बाहर के दायरे में कहीं नहीं टच करना, बिकॉज ये ऐसे ही बाहर निकलता है। सिक्रीशन से टच करा, सिक्रीशन हाथ से कहीं लग गई तो वो दूसरे को करा। तो मैं एक वार्निंग दे रहा हूं कि एक को आदमी को घर पे होता है तो बहुत हाई चांस है कि पूरी फैमिली को होगा। तो यंगर्स में वो बाहर जाते हैं, घूमते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर में एल्डरली पेरेंट्स हैं, एल्डरली जिनको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, तो वो उनको लेके आके प्रॉब्लम करेंगे। उनको कुछ नहीं होगा, वो यंग है, उनको ठीक हो जाएंगे जल्दी, लेकिन वो घर पे लेके आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो यंगर्स को भी बहुत ध्यान देना है जब वो बाहर रहें। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर बलबीर आपने बताई कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है या यूथ है, और जैसा कि सीरो सर्वे में भी आया था कि काफी बड़ी तादाद में हमारी जो यंग पॉपुलेशन थी उसके अंदर भी एंटीबॉडीज पाई गई थी। हेलो, हाँ जी डॉक्टर बलबीर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा कि पहले सीरो सर्वे में भी पाया गया था कि काफी बड़ी तादाद में जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उनमें भी एंटीबॉडीज कोरोना के लिए पाई गई थी। हाँ, उनका अराउंड 20 से 25% में पॉजिटिव निकले थे एंटीबॉडीज। तो ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हुआ और पता ही नहीं चला। तो ऐसे अगर कोई यंगस्टर को इन्फेक्शन होगा और उसको पता नहीं चलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब वो घर पे लेके आया तो ओल्डर पेरेंट्स थे, उन बेचारों को हो गया, तो वो फंस सकते हैं। जी, और अब हम रुक करते हैं गुजरात का, जहां हमारे साथ कार्यक्रम में पूर्ण परमार जी जुड़ चुके हैं। पूर्ण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो पूर्ण जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोरोना का मरीज कितने दिन में ठीक होता है और ठीक होने के बाद उसको फिर होने का चांस होता है? जी डॉक्टर साहब, आपने ये सवाल पहले तो कोरोना, ये जैसे इन्होंने पूछा है कि कितने दिन में मरीज ठीक हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, कई बार बिना सिम्टम के होता है, तो वो ठीक ही है मरीज, लेकिन ठीक होने का ये मतलब कि उसका वायरस लोड खत्म हो गया जब दोबारा आप टेस्ट करते हैं। ये 10 से 20 दिन में जनरली ठीक होता है। 10 दिन लगते हैं उसके वायरस लोड कईयों में खत्म होने में, कईयों में 20 दिन लग जाते हैं। तो ये कोई फिक्स पीरियड नहीं है। तो अगर आप दोबारा टेस्ट करेंगे और नेगेटिव पाएंगे तब हम समझते हैं ये क्योर है। तो अब किसको कितने दिन लगते हैं ये नहीं कह सकते। और दूसरे तरह के मरीज होते हैं जो जिनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है, वो भगवान भरोसे है, जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, महीनों भी लग सकता है उनको ठीक होने में जी। और शायद कई लोग ठीक भी नहीं होते कभी भी। और फिर दूसरी, आपका सवाल था कि एक बार कोरोना हुआ क्या दोबारा हो सकता है, ये बहुत ही रेयर है। ये जो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2 पेशेंट्स को हुआ था और दोबारा हो गया, मैं शायद मानता हूं कि उनका अगर आप दोबारा टेस्ट करेंगे, कुछ डेड वायरसेस पड़े होते हैं जो
आरटीपीसीआर इतना सेंसिटिव टेस्ट है, वो दोबारा पकड़ लेता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको वो इन्फेक्टेड ही है, वो शायद हफ्ते 10 दिन बाद कोरोना इन्फेक्ट नहीं कर सकता। किसी को कोरोना इन्फेक्शन हुआ 10-15 दिन बाद वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता इवन इफ ही इज पॉजिटिव, क्योंकि वो डेड पार्टिकल्स हैं वहां पे। जी। और डॉक्टर बलबीर, आरटीपीसीआर टेस्ट के द्वारा हम वायरल लोड का भी पता लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा है? जैसा कि रिपोर्ट कही जाती है कि यदि 24 से ज्यादा है वो क्वोशिएंट तो आप बिल्कुल इन्फेक्टिव नहीं है, और कम है तो आप ज्यादा हैं। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सो आरटीपीसीआर एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। तो 3 टेस्ट होते हैं जो कोरोना वायरस को टेस्ट करते हैं। एक है एंटीजन टेस्ट। वो एंटीजन टेस्ट बहुत जल्दी आ जाती है रिपोर्ट और फास्ट है टेस्ट, बट उसकी सेंसिटिविटी कम है, यानी कि वो ज्यादा पिक नहीं करता। अगर 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए था तो वो 7 या 8 पकड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक है, यानी कि पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब पक्का कोरोना है, फिर दोबारा आपको कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं। आरटीपीसीआर सेंसिटिव है, ज्यादा पिक कर लेगा, और ये आरएनए को पकड़ता है, वायरस का आरएनए को पकड़ता है, सो इसे आरटीपीसीआर कहते हैं। एक टेस्ट है जीन एक्सपर्ट, वो भी जीन्स को देखता है उसके वायरस के, वो फास्टर टेस्ट है, वो भी 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, वो भी बहुत सेंसिटिव है। सो ये 3 टेस्ट है हमारे पास। सवाल है कि इसमें आरटीपीसीआर से हम वायरल लोड बता सकते हैं। तो अगर किसी का वायरल लोड ज्यादा है तो उसको ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हम जल्दी ट्रीट करना चाहते हैं, ज्यादा एग्रेसिव ट्रीट करना चाहते हैं। सिमिलरली वायरल लोड ज्यादा होता है तो इसका मतलब कि वो इन्फेक्टिव ज्यादा है, सो उससे वायरल लोड से टेस्ट हो जाता है। जी। और अब हम रुक करते हैं। वायरल लोड आपने जो 24 कहा, वो फिगर होती है कि रोटेशन कितने चाहिए उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर ज्यादा रोटेशन चाहिए तो वायरल लोड कम है। तो क्या हम उस रिपोर्ट को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना इन्फेक्टिव है और इसके अंदर कितना ज्यादा संक्रमण है? मैं तो ये कहूंगा कि अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो वो इन्फेक्टिव है, ये मान के चलना है, चाहे उसका जितना मर्जी वो हो लोड। जी। लेकिन अगर फिजिशियन को मिल जाता है कि लोड ज्यादा है तो वो थोड़ा एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए उसको, पेशेंट को। जी। और डॉक्टर बलबीर, अब हम उत्तर प्रदेश में मथुरा का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में अमृत सिंह जी जुड़ चुके हैं। अमृत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब जी कि जैसे अभी आज की तारीख में आप जो सुनते हैं हम कि 80% जो है पेशेंट जो है ठीक हो रहे हैं। जी। हेलो सर। जी जी हाँ जी, जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, 80% पेशेंट ठीक हो रहे हैं आज की तारीख में। जी। तो सर क्या ये जब 100% हो जाएगा ये आंकड़ा, तो क्या फिर पहले की तरह इसकी ये कोरोना का जो पहली कंडीशन की मार्च में उस तरह का हो जाएगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा? जी डॉक्टर साहब, पहले तो सवाल ये है कि कोरोना कब तक चलेगा, और दूसरा ये है कि अगर ये आंकड़ा 100% तक पहुंच जाता है तो क्या मास्क उतर जाएंगे? जी आपने बात सही कही कि 100% जब तक पहुंचे, वो पहले तो पहुंचेगा नहीं 100%। हमें तो वेट करना है वैक्सीन का, जो खत्म कर पाए इसको जड़ से। बट हमारे पास पास्ट हिस्ट्री है स्पेनिश फ्लू की, वो भी 1.25 साल में खत्म हो गया था, जबकि वहां उस जमाने में दवाइयां बिल्कुल नहीं थी। तो ये भी खत्म होगा, तो बस ये टाइम की बात है। तो इसमें पेशेंस चाहिए कि हमें पता है ये खत्म होगा। जब तक नहीं खत्म होगा तो प्रिकॉशन लीजिए और कुछ नहीं। ये मत डरिए कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, 80% है, ये मत डरिए। आपको जब तक वैक्सीन नहीं आती प्रिवेंशन करनी है। मास्क उतरने का जहां तक सवाल है, मैं नहीं जानता कब उतरेंगे। मैं सोचता हूं कि वैक्सीन आने के बाद भी लगाने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है मास्क लगाने में। मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, मास्क लगाइए और ठीक से लगाइए। और डॉक्टर बलबीर, जैसा कि देखा जा रहा है कि जब से हम लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है तो हमें और भी दूसरी बीमारियों से निजात मिली है, चाहे कफ हो, चाहे फ्लू हो, या दूसरे इन्फेक्शंस हो। बीमारियां कहीं न कहीं जो इस सीजन में आती थी वो कुछ कम हुई हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बीमारियां कम हुई हैं। अब सिर्फ कोरोना ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने सब बाकियों को मार डाला है। ये बिकॉज हम बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम आइसोलेट कर रहे हैं, हम ज्यादा इंडल्ज नहीं कर रहे, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो बाकी बीमारियों ने बैक सीट ले लिया। ये सच है, बिल्कुल सच है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि मास्क लगाने से डरिए मत। एक जब इंसान था पहले तो कोई कपड़े नहीं थे, तो इंसान कपड़े नहीं पहनता था। जब कपड़े बने तो अब कपड़े पहनते, हमें आदत पड़ गई कपड़े पहनने की। अब तो कोई नहीं पूछता कि मैंने शर्ट पहनी हुई है, कब शर्ट निकलेगी मेरी। तो ऐसे ही मास्क है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको 1000 चीजों से, पोल्यूशन से, बाकी वायरसेस से, बैक्टीरिया से। तो उससे हेजिटेट मत करिए, बाद में भी पहनना पड़े तो कोई नुकसान नहीं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर बलबीर आपने हमारे श्रोताओं को बताई, क्योंकि इस समय मास्क को लेकर लोगों में तरह तरह के ना लगाने के लोग बहाने बनाते हैं। कोई कहता है मेरी सांस फूल जाती है, कोई कहता है कि इससे मुझे बड़ी उलझन हो जाती है, कोई कहता है बेचैनी होती है। तरह तरह के एक्सक्यूजेस लोग देते हैं मास्क ना लगाने के। लेकिन आपकी अगर इन बातों को जो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है EIR के माध्यम से, वो जरूर अब मास्क का उपयोग करेंगे। और डॉक्टर साहब, अब चलते चलते एक सवाल हमारे श्रोता का और ले लेते हैं। रुक करते हैं सिरसा का, हरियाणा से प्रकाश चावला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ, प्रकाश चावला बोल रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहता हूँ जैसे स्वाइन फ्लू आया था पिछले वर्षों में जी, तो उसका जो स्वभाव था वो हमारे टॉन्सिल पर अटैक करता था सर। हेलो जी 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 जी, हाँ जी, तो वो टॉन्सिल पर अटैक करता था। क्या इसमें भी कोई विशेषता है? दूसरा मैं ये क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि आज का जो शिक्षित समाज है, जैसे आप कह रहे हो एक पर्सन में भी आपके भी आया, जो पढ़े लिखे लोग हैं यदि इससे वो भयभीत होंगे और जो है छुपाने का कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी टेस्ट नहीं कराएंगे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कृपया दोनों पर आप प्रकाश डालें। आपका धन्यवाद। जी डॉक्टर। शुक्रिया ओम प्रकाश जी। तो पहला सवाल था कि H1N1 जब स्वाइन फ्लू जिसको हम कहते हैं वो टॉन्सिल को अटैक करता था। ठीक बात है, टॉन्सिल को, फेरिंक्स को अटैक करता था, बट वो H1N1 लंग्स को इतना नहीं अटैक करता था। कोरोना फेरिंक्स को भी अटैक करता है, लंग्स को भी अटैक करता है, लंग्स को बुरी तरह से अटैक करता है, तो इससे वर्ष है H1N1 से। लेकिन मैं H1N1 की बात कर रहा हूँ, वो भी खराब था, बट उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज थी, हमारे पास दवाई थी, टैबी फ्लू थी हमारे पास, जो बहुत अच्छी एक्ट करती थी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के लिए वैसी दवाई हमारे पास अभी तक नहीं आई है। बेटर दवाइयां आई हैं पहले से, जो मार्च में हालत थी, जो मई में हालत थी, वैसी नहीं है, उससे बेटर दवाइयां आई हैं। लेकिन वो चीज नहीं है जो H1N1 या स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास दवाई थी। अगर वो दवाई होती तो हम ये मार ना खा रहे होते कोरोना से। तो ये पहली बात है। दूसरी बात आपने पूछी कि टेस्ट नहीं कराएं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी सिम्टम हो टेस्ट कराना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक्सपोजर होता है, मैं हर हफ्ते कराता हूँ, क्योंकि अगर हमें पता लग जाए तो हम लोगों को बचा सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को, पॉपुलेशन को नहीं इन्फेक्ट करेंगे, प्लस अपना ट्रीटमेंट जल्दी करेंगे। तो ये आपने बिल्कुल सही की, अगर पढ़े लिखे नहीं कैसे करेंगे तो बाकियों का क्या हाल है। बट एक मैं बात आपको बता दूं, इस वायरस ने पढ़े लिखे, अमीर गरीब सब डिफरेंसेस खत्म कर दिए हैं। सबको हुआ है, सब में, हर पॉपुलेशन में हुआ है, चाहे अमीर से अमीर, चाहे अमिताभ बच्चन था, चाहे वो गरीब से गरीब स्लम एरिया का था, कोई भिन्न भाव नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर बलबीर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इन सेलिब्रिटीज को या किसी जो हमारे सोसाइटी के रोल मॉडल्स हैं या हमारे नेतागण हैं, अगर उनको कोरोना हुआ तो उन्होंने ट्वीट करके या लोगों को दूसरे माध्यमों से ये जानकारी दी और लोगों से कहा कि अगर वो उनके संपर्क में आए हैं तो उन्हें आइसोलेट कर दें। अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको उन्होंने पूरी की। बिल्कुल ठीक है। तो हमको अगर थोड़े से भी सिम्टम हो तो टेस्ट कराना चाहिए। जी। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर बलबीर, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगा कि अब रिकवरी रेट बहुत हाई है, डरिए मत इस वायरस से, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। ये प्रोटेक्शन मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन है, जो कि मैं कहूंगा कई सालों तक करना है। शायद अब एक लाइफ का हैबिट बनाने में भी कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज, इससे बिल्कुल नहीं डरना है। वैक्सीन आ जाएगी दिसंबर जनवरी तक, हम लोग इसको कॉन्कर कर लेंगे, पक्का कॉन्कर कर लेंगे। जी बिल्कुल, जीत हमारी होगी। डॉक्टर बलबीर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप कोरोना की इस जंग में अपनी हिम्मत और हौसला यूं ही बनाए रखिए। खुद को सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।